हाय, दिस इज आरिफ मोहम्मद, आपके सामने फिर से अनअकैडमी के इस चैनल पर। देखिए, आज हम लोग एक यूनिट, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मुझे आपको एक यूनिट स्टार्ट करके देनी है, एंड दैट यूनिट इज एक्चुअली द यूनिट 3। दिस विल बी योर सेल। अब सेल वाले पोर्शन में इस यूनिट में टोटल कितनी चीजें आएंगी आप जानते हैं? इस यूनिट में पहला एक सेल चैप्टर हो गया, दूसरा कौन सा है? द सेकेंड वन इज द बायोमोलिक्यूल, एंड थर्ड वन इज एक्चुअली द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम देखिए क्या है, सेल। और अब मैं आपको इसमें पैराग्राफ लेक्चर दे रहा हूं। पहले समझने की कोशिश करिए इस चैप्टर में आप लोगों को एक्चुअली पढ़ना क्या है। मैंने यहां पर इसका इनिशियल पोर्शन उठाया है, यूनिट से पहले कुछ चीजें लिखी हुई हैं। और अब आप ये देखिए कि आपने इस साल के जो पेपर आया था उसमें भी यहां से क्वेश्चंस निकाला हुआ था, जिसको हम रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कह रहे होते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब मुझे करना क्या है, देखिए आसान से और सुंदर शब्दों में समझिए, क्योंकि अब चीजें वो नहीं रह गई जो पिछले साल थी। अब चीजों को तुम्हें थोड़ा सा डेप्थ में लेके जाना पड़ेगा। और अभी ये आज पहले दिन मैंने आपका ये लेक्चर शुरू कर दिया है। देखिए, पूरा नहीं हो पाएगा चैप्टर, जितना भी समय इसमें लगेगा, मान लीजिए अभी मैं टाइम देख लेता हूं। और ध्यान से देखिए, मैं एक एक लाइन को आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं, प्लीज आप इसे नोट करते रहें। तो पहले ये देखिए कि आपकी एनसीईआरटी ने क्या बोला है। उसने ये कहा कि पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा है बायोमोलिक्यूल, और तीसरा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब इसमें मुझे क्या करना, इधर देखिए, इसने कहा है कि सर बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जरा रुकिए और आराम से चीजों को सुनिए। बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन मुझे आपसे ये पूछना है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स फिर होते क्या हैं? आप एक एक लाइन को जरा एक्सप्लेन तो करिए। आप देखिए कि यहां पर मेरे साथ थोड़ी देर बैठने में आपको फायदा जरूर होने वाला है। आप पैराग्राफ टू पैराग्राफ बात करेंगे। अब तो पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए क्या उठा लिया कि आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि बायोलॉजी क्या है। तो आपने क्या बोला, मेरे साथ साथ या तो नोट करते रहिए या पॉज कर देना, क्योंकि लाइव सेशन नहीं है, रिकॉर्डेड है, तो जाहिर है कि आप लोग अपने हिसाब से कर लेंगे। आपने बोला कि सर बायोलॉजी क्या है, तो आपने क्या बोला है? आइए, तो आपने क्या बोला? सर बायोलॉजी इज, ये देखिए क्या कहा, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब रुकते हैं, पहले मुझे ये लिखना पड़ेगा कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, और आपने बोला किसका सर? मैंने बोला है सर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्टडी हो गया। पर मेरे सामने एक क्वेश्चन और है। मैं अपनी रेट ऑफ स्पीच थोड़ी सी कम करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं? एकदम खोलना पड़ेगा लेक्चर आपको। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं कौन से? अब आप ये कहेंगे सर लिविंग ऑर्गेनिज्म वो है जिनके अंदर मुझे कम से कम दो चीजें फिलहाल देखने को मिल जाएं, जिसमें से एक का नाम है मेटाबॉलिज्म और एक का नाम है कॉन्शियसनेस। आइए और ध्यान से एक एक चीज को रिपीट करते हैं, ढंग से देखते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है उसके अंदर चीजों का सिंथेसिस भी चल रहा हो। मतलब आपकी बॉडी के अंदर चीजें बायोलॉजिकली एक्टिव सेल के अंदर चीजें बन भी रही हो। जैसे मान लीजिए प्रोटीन सिंथेसिस, तो आपकी सेल के अंदर प्रोटीन बन रहा है, और अगर बन रहा है तो फिर जाहिर सी बात है ये सिंथेसिस हुआ। और मैं ये कह रहा हूं वो टूटना भी चाहिए। तो जब आप लोग खाना खाते हैं, डिग्रीडेशन बोलूंगा, खाना खाते हैं तो खाना जो है वो डाइजेस्ट होगा, तो मॉलिक्यूल टूटते भी हैं। तो टूटने को मैंने बोला डिग्रेडेशन, बनने को मैंने बोला सिंथेसिस। किसी सेल के अंदर अगर चीजें टूट भी रही हों और चीजें बन भी रही हों, तो इन दोनों को एक साथ मिला के हम कहेंगे कि सर मेटाबॉलिज्म चल रहा है। और मेटाबॉलिज्म अगर चल रहा है तो तुम तुरंत समझ जाओ सर सेल लिविंग है। ये उसका क्या हुआ, एक लिविंग फीचर हुआ। आपको मैं पहला चैप्टर भी पढ़ाऊंगा जहां पर ये चीज लिखी हुई है कि मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आप दूसरा देखिए, दैट विल बी अ कॉन्शियसनेस। एक वर्ड और आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ कॉन्शियसनेस। आपको आपके एटमॉस्फेयर के आसपास की चीजों की जानकारी होती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब सिंपल क्या हो गया कि अगर मैं पब्लिक में खड़ा हूं कहीं मार्केट में और अचानक से एक बंदा बहुत तेजी से मेरी तरफ भागता हुआ आ रहा है, तो मैं क्या सोचूंगा? ये सेल्फ कॉन्शियसनेस है। मेरे साथ में मेरा एक दोस्त भी खड़ा है, वो भी क्या सोचेगा? वो अलग सोच सकता है। वो तेजी से भागता हुआ तो मैं सोचूंगा अरे चोर तो नहीं।
तो मेरे साथ वाला बंदा क्या करा, नहीं चोर नहीं है, शायद उसको बस पकड़नी है। तो देखो दोनों ने क्या सोचा, अलग अलग सोचा। इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो बहुत छोटी सी बात समझ में आ गई कि मैंने आपको बोला कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपने बोला सर मोटी मोटी बात तो ये है कि उसमें दो चीजें होनी चाहिए, एक बॉडी में सिंथेसिस चल रहा हो, डिग्रेडेशन चल रहा हो। सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, लिविंग चीजों के अंदर किसी चीज का फॉर्मेशन चल रहा है। और यहां पर क्या हो रहा होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली ब्रेक डाउन। आप इसको ऐसे ही नोट करते रहना, मैं आपको इतनी नोबल चीज निकाल के दे रहा हूं इसमें से। सो दैट विल बी मेटाबॉलिज्म। अब मेरी दूसरी बात समझने की कोशिश करिए। मैं आपको ये कह रहा हूं, जरा एक मिनट आइए और जरा इसको बहुत ध्यान से देखिए। आपकी एनसीईआरटी ने फिर एक लाइन मेंशन की और इसने कहा कि सर अगर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हम लोग निकाल लें फॉर्म का और अपीयरेंस का, बहुत ध्यान से मेरी बात समझें। इसका मतलब वो ये कह रहा है सर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन निकालिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन निकालिए। और वो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन किन चीजों पे होना चाहिए, दो चीजों पे होना चाहिए। किस किस पे, उसकी फॉर्म कैसी है और उसकी अपीयरेंस कैसी है, वो दिखता कैसा है। अगर आपने ऐसा कर दिया, अगर आपने इसका एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन निकाला, तो आप अब डाइवर्सिटी की तरफ जाएंगे। शायद आपको बात नहीं समझ में आई, बट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। तो इसका मतलब अब मुझे क्या करना है, डिटेल्ड। देखो रेड कलर के लिए बच्चे कुछ मना करते हैं, रेड कलर मत यूज करिए, मैं नहीं करता हूं। इधर देखिए, तो अब मैंने क्या बोला, अब आप कहेंगे सर आप क्या करिए, डिटेल्ड स्टडी निकालिए। लेकिन डिटेल्ड स्टडी किसकी, तो आपने बोला सर लिविंग फॉर्म्स की या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो डिटेल स्टडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किस चीज की डिटेल स्टडी हो रही है, ये बताइए आप मुझे। तो आप बोलेंगे सर डिटेल्ड स्टडी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आप करना चाहते हैं, वो एक्चुअली उनकी फॉर्म्स की करना चाहते हैं और उनकी अपीयरेंस, पता नहीं अपीयरेंस की स्पेलिंग क्या है, जो भी है चलो अपीयरेंस, आप अपीयरेंस पे करिए। और अगर आपने उनकी फॉर्म्स का, उनकी अपीयरेंस का अगर एक डिटेल्ड वर्जन पढ़ाना शुरू कर दिया, तो फिर आप रिजल्ट में क्या देखेंगे, आप कहेंगे सर अब आप हमें किधर की तरफ लेके जा रहे हैं। द आंसर विल बी सर आप जा रहे हैं डाइवर्सिटी की तरफ। अब ये डाइवर्सिटी क्या वर्ड है, आप खुद सोचिए कि आप अपने एटमॉस्फेयर में, आप अपनी छत पे खड़े हो जाइए और छत पे खड़े होने के बाद मुझे बताइए कि जरा एक बार नजर घुमाइए और देखिए कि कितनी तरह की डाइवर्सिटी आपके आसपास अवेलेबल है। आप कहोगे सर बर्ड उड़ती हुई जा रही है, तो दो विंग्स हैं उसके पास में एक्चुअली क्या विंग्स हैं। आपके घर में एक्वेरियम रखा हुआ, उसके अंदर मछलियां हैं, तो आप कहना सर फिन्स हैं। कुत्ता भागता हुआ जा रहा है, आप कहेंगे सर टेट्रापोडा तो है लेकिन चारों हाथ पैर पे चल रहा है, इंसान जैसा नहीं है। अचानक से आपने क्या देखा कि आपकी छत पे कॉकरोच भागता हुआ चला जा रहा है, तो आप कहेंगे सर फाइलम आर्थ्रोपोडा है। तो आपने क्या देखा, आप कह रहे हैं सर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, नो डाउट, लेकिन मैं अब इनकी डिटेल्ड स्टडी कर रहा हूं दो चीजों पे, इनकी फॉर्म कैसी है और ये दिखते कैसे हैं। और अगर तुमने इन दोनों पे डिटेल्ड स्टडी कर ली, तो आप कहां जाएंगे, रिजल्ट कहां जाएगा, रिजल्ट जाएगा सर डाइवर्सिटी की तरफ। कैमरे के सामने फालतू खड़े होकर चिल्लाने से रिजल्ट नहीं निकलते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। मौज मस्तियां मुझे भी करनी आती हैं, सस्ते वर्जन वाले जोक्स मुझे भी सुनाने आते हैं, क्रिंज जोक मुझे भी सुनाने आते हैं, लेकिन मैं कैमरे के सामने खड़े होकर नौटंकी नहीं कर रहा, मैं सर्कस का जोकर नहीं हूं। आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम जस्ट टीचिंग यू, आई एम जस्ट डिलीवरिंग द क्वालिटी कंटेंट। आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपका सिलेक्शन कराएगा। फालतू का मोटिवेशन, फालतू की चीजें मैं नहीं करता कैमरे के सामने, ये बात आपको पता है। इसीलिए मैंने ये चलते चलते बोल दिया, क्योंकि मुझे याद आ गई थी बात। इसीलिए मैं आपको बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड लेक्चर पढ़ाने की कोशिश करता हूं। बने रहिए और सुनिए आराम से। तो मैंने क्या वर्ड बोले, आपने कहा सर डिटेल्ड स्टडी करिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की किस चीज की, आपने बोला सर फॉर्म्स की करिए, अपीयरेंस की करिए। और अगर फॉर्म्स और अपीयरेंस एक बार आपने देखा, तो फिर आप किधर की तरफ जाएंगे, द आंसर विल बी द डाइवर्सिटी की तरफ चले जाएंगे। अब तुम्हारी एनसीईआरटी फिर क्या बोलती है, ओनली ब्रेड अबाउट द डाइवर्सिटी। सो इट इज सेल थियरी जो एम्फेसिस करती है द यूनिटी अंडरलाइंग दिस डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म्स लाइक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि ये जो जितनी भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इन सबको एक साथ लाने की, इनकी यूनिटी के बीच में जो चीजें हैं उनको एक्सप्लेन कौन करने आता है। तो अब की बार तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, मुझे पेपर दोबारा लेना पड़ेगा, ध्यान से देख लीजिए। इसका मतलब अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे आपको लेके चलना है सेल थियरी की तरफ।
तो ये आ गई बच्चा सेल थियरी। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सेल थियरी एम्फेसिस करती है। व्हाट डू यू मीन बाय एम्फेसिस? जोर लगाती है किसी पर्टिकुलर चीज पर, एक प्रेशर लगा के आपको बोलती है कि नहीं सर ऐसा समझिए। तो मैंने क्या बोला, सेल थियरी क्या करती है? आप कहेंगे सर सेल थियरी एम्फेसिस करती है। मैं पहला ही पैराग्राफ उठाया हूं और देखो इतनी देर हो चुकी है। तो सेल थियरी एक्चुअली एम्फेसिस व्हाट? द यूनिटी अंडरलाइंग। तो ये सेल थियरी है, ये क्या बताती है? तो आप बोलेंगे सर ये बताती है एक यूनिटी, लेकिन कहां पर? तो आपने बोला सर अंडरलेइंग दिस लाइफ फॉर्म्स या दिस डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी आ गई। तो इसका मतलब मुझे सेल थियरी आपको पढ़ाना पड़ेगा। और जब आप सेल थियरी पढ़ते हैं तो आप सीधे सीधे एक चीज लिखते हैं कि सेल थियरी आपको यह बताती है कि ऑल सेल एक्चुअली केम फ्रॉम या अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो मैं यहां पर एक बंच ऑफ सेल हूं और अमेजिंगली इनफ कि मैं आज आपको सेल ही पढ़ा रहा हूं। तो मेरा सवाल यह है कि सेल थियरी क्या एम्फेसिस करती है, जोर किस बात पे डालती है? तो आप कहेंगे कि दुनिया के अंदर जितनी भी डाइवर्सिटी है उन सब के बीच में क्या इंटरेक्शन है। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए पिक्चर में कौन आती है? द आंसर विल बी सेल थियरी। हाँ, सेल थियरी एक चीज और करती है। वो थ्योरी क्या करती है? अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द सेंस ऑफ मिस्ट्री। एक चीज और मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना। ऑल्सो, अब ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि ऑल्सो क्रिएटेड अ सेंस ऑफ मिस्ट्री। मैं आपको दिखाता हूं। तो ऑल्सो क्रिएटेड अ सेंस ऑफ मिस्ट्री। दिखाऊं कहां है? मैं दिखाता हूं, देखो कहां गया भाई, ये है। ध्यान से देखना, ये कह रहा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल स्ट्रक्चर ग्रोथ। ये हम लोग अभी देखेंगे। और आगे देखिए कहां, यस ये देखिए इसमें ये लिखा है कि सेल थियरी ऑल्सो क्रिएटेड अ सेंस ऑफ मिस्ट्री अराउंड लिविंग फिनोमिनन। इसका मतलब मिस्ट्री अराउंड किसके? अराउंड लिविंग फिनोमिनन। इसका मतलब लिविंग सेल्स के अंदर जो, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो लिविंग फिनोमिनन है। अब आप पूछेंगे सर लिविंग फिनोमिनन मींस, अरे ये ले, लिविंग फिनोमिनन मींस आपके अंदर फिजियोलॉजिकल चीजें क्या है या फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज क्या है, इनकी बात कर रही है। या आपके अंदर जो बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, ये सब क्या है? इन्हीं को मैंने क्या बोला है? लिविंग फिनोमिनन। आप मुझे बताइए, आप लोगों की बॉडी में फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है कि नहीं? अरे आप बोलेंगे सर डाइजेशन चल रहा है, क्या है? फिजियोलॉजिकल सिस्टम है। आप कहेंगे रेस्पिरेशन चल रहा है, आप कहेंगे मान लीजिए इम्यून सिस्टम चल रहा है, आप कहेंगे एक्सक्रीशन चल रहा है, आप कहेंगे कि सर्कुलेशन सिस्टम चल रहा है। तो ये सब क्या हुए? They all are the system। और इन सिस्टम में मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ये सिस्टम चलते कैसे हैं, ये मिस्ट्री क्या है। इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए पिक्चर में जो आती है उसका नाम सेल थियरी है। That's why there is a need, there is a mandatory to study the cell theory। तब कहीं जाके आप सेल पे मूव करते हैं। अब थियोडोर शावान-श्लाइडेन के बारे में आपने सुना है, मैं बताऊंगा आपको, आराम से, परेशान मत होइए। चलिए अब आप ध्यान से देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रोसेस जो मैंने ये लिखे हैं, इस पर 2 मिनट बात करते हैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इतना डिटेल्ड वर्जन आपको इतनी आसानी से मिलेगा नहीं, आराम से समझिए। तो मैं 2 चीजें फिर उठा रहा हूं, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स या बिहेवियरल प्रोसेस। तो देखो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। मान लो मैंने यहां क्या लिखा कि इस पर दोबारा बात करते हैं, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स एंड बिहेवियरल प्रोसेस। अब सवाल यह है कि आपकी बॉडी में डाइजेशन कैसे है, आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन कैसे हो पा रहा है, आपकी बॉडी के अंदर ये इम्यून सिस्टम कैसे आ गया, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे चल रहा है, ये सब सिस्टम एक साथ मिला दिए जाएं तो क्या है वो? भाई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ही तो है जो आपको जिंदा रख रही है। अब आप मुझसे ये कहेंगे कि सर ये सब क्या है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, जो भी चीजें चल रही हैं, वो सब क्या है? एक लिविंग प्रोसेस है। तो मैंने वही तो पूछा, इन लिविंग प्रोसेस का कोई आधार तो दोगे? कोई बात नहीं, मैं जरा कुछ अटेम्प्ट्स दे रहा हूं।
आइए और जरा दोबारा 1 मिनट फिर से एक चीज देखते हैं। मैं रेड पेन से इसको क्लिक करके आपको दे रहा हूं और मुझे उम्मीद है आप लोग समझ पाएंगे। बहुत ध्यान से समझिए। इसने बोला है कि वन कैन टेक अ फिजिको केमिकल अप्रोच। आओ जरा 2 मिनट इसको समझिए। इसका मतलब फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस को समझने के लिए एक साइंटिस्ट आया और वो कह रहा है सर मैं आपको फिजिको केमिकल अप्रोच पे लेके चलता हूं। अब सवाल आता है सर कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल या फिजिको केमिकल अप्रोच। हाँ, अब ये समझना पड़ेगा तुम्हें। तो इसका मतलब एक चीज है जिसको आपने यहां रखा और आपने बोला सर एक अप्रोच पर बात कर लेते हैं। वो अप्रोच क्या है? ये अप्रोच है फिजिको केमिकल अप्रोच। अब इस अप्रोच के दौरान आप समझने की कोशिश करिए कि मैं ये कह रहा हूं कि जो साइंटिस्ट फिजिको केमिकल प्रोसेस को समझे, उनको स्टडी करे, so the branch of science in which the physico-chemical process are studying, उस बायोलॉजी को आप रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहेंगे। अभी बताता हूं आपको, परेशान मत हो, यही तो क्वेश्चन था पिछली बार का। तो आइए जरा एक अप्रोच पे बात करते हैं। इसका मतलब मुझे करना यह है कि मुझे एक सेल फ्री सिस्टम के अंदर, अब आप मुझसे ये पूछेंगे सर ये क्या भला है? अरे भाई रुक जाओ, सब्र रखो, सब्र का फल हमेशा खूबसूरत होता है, मीठा भले ना हो। तो आगे ध्यान से देखिए। फिजिको केमिकल प्रोसेस में आप कह रहे हैं कि एक साइंटिस्ट है और वो सेल फ्री सिस्टम में इनको स्टडी करने बैठा। व्हाट डू यू मीन बाय सेल फ्री सिस्टम? मतलब सेल फ्री सिस्टम का मतलब हुआ कि लिविंग सेल के अंदर चलने वाली सिस्टम्स या चलने वाली रिएक्शंस को मैं लेबोरेटरी में क्या करूंगा? एस्टैब्लिश करूंगा। तो वो सेल फ्री सिस्टम, मार्शल निरेनबर्ग पढ़ेंगे आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। आज मुझे बड़ा मजा आ रहा है सच में आपको पढ़ाते टाइम, क्योंकि सेशन का पहला दिन है और पहला चैप्टर है दैट विल बी अ सेल। और अभी तक इतनी देर से हम लोग बोल रहे हैं लेकिन अभी तक सेल का नामो निशान नहीं आया है कि मैं फटाफट चैप्टर पे आ जाऊं और सेल पढ़ाना शुरू कर दूं। अभी आया ही नहीं है। अभी तो तुम सेल वाले पोर्शन से पहले की जो चीजें लिखी हुई है पहले उनको तो समझ ले भाई। पता चला कि एनटीए वहां से क्वेश्चन रख देगा तेरी खोपड़ी पे और फिर तुम पैनिक कर जाओगे, अरे ये क्या था, इस साल यही तो हुआ है। पर कोई बात नहीं, चीजें थोड़ी थोड़ी छोटी हैं, थोड़ी थोड़ी बड़ी हैं, मैं उन सबको बड़े आराम से समराइज करने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है आप कर पाएंगे। लुक, तो सेल फ्री सिस्टम कौन हुआ? आप कहेंगे सर सेल फ्री सिस्टम लेबोरेटरी के अंदर आप आए और आपकी एनसीईआरटी ये बोलती है कि सेल फ्री सिस्टम के अंदर हम डिस्क्राइब करेंगे वेरियस प्रोसेस इन मॉलिक्यूलर टर्म। समझिए, सुनने की कोशिश करिए। देखना मनागिन कौन है, देखना कौन है। तो इसके अंदर मुझे यह होगा कि हम डिस्क्राइब करेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब? तो हम डिस्क्राइब करेंगे, ध्यान से देखना, सेल फ्री सिस्टम के अंदर मैं डिस्क्राइब करूंगा, डिस्क्राइब द वेरियस प्रोसेस, डिस्क्राइब द वेरियस प्रोसेस इन मॉलिक्यूलर टर्म। तो इसका मतलब मुझे मॉलिक्यूलर टर्म पर बहुत सारी चीजों को डिस्क्राइब करना है। अब सवाल आता है कि मॉलिक्यूलर बेसिस पे आप इनको डिस्क्राइब कैसे करेंगे? तो मैंने क्या बोला, ऐसा करने के लिए तुम्हें एक अप्रोच पे जाना पड़ेगा और वो क्या है कि आप 2 तरह के एनालिसिस कर लीजिए। अब देखो, मैं आपको बायोमोलिक्यूल की तरफ लेके जा रहा हूं और वो 2 तरह के एनालिसिस कौन हुए? तो आपने ये बिल्कुल पढ़ा है कि एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड एनालिसिस। याद आ रहा है बायोमोलिक्यूल में आपको किसी टीचर ने या मैंने आपको पढ़ाया होगा कि एक लिविंग टिश्यू ले लो, वेजिटेबल पीस हो, लिवर का पीस हो, उसको आप मोर्टार पेस्टल में डालिए, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डालिए, कूटिए, चटनी बनाइए और चटनी बनाने के बाद में उसको फिल्टर पेपर या चीज क्लॉथ से आप उसको स्टेन करिए एंड देन ऊपर की साइड में आपको बायो माइक्रो, नीचे की साइड में ऊपर की साइड में बायो मैक्रो, नीचे की साइड में बायो माइक्रो मिलना शुरू हो जाएंगे। कंपाउंड एनालिसिस शुरू हो गया। अब एलिमेंटल एनालिसिस क्या है वो इधर पढ़ा है तुम लोगों ने, और एलिमेंटल एनालिसिस में क्या था बताओ मुझे आप लोग। एलिमेंटल एनालिसिस में आप लोगों ने ये पढ़ा था कि हम लोग लीफ ले लेंगे और लीफ को पहले ड्राई करेंगे ताकि पानी इवेपोरेट हो जाए, फिर उसको जलाएंगे ताकि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, बचा क्या, राख।
और आखिर में राख ही तो बचनी होती है। अब राख बची, अब उस राख के अंदर आप एनालिसिस करेंगे, ऐश एनालिसिस करेंगे, बाद में समझ में आया उसके अंदर तो बहुत सारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट पड़े हुए हैं, तो वो केमिकल एनालिसिस हो गया, सॉरी एलिमेंटल एनालिसिस हो गया। अब क्या ये मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं? बताइए मुझे, क्या ये मैंने अपनी तरफ से लिखा? नहीं सर, ये आपने अपनी तरफ से शायद नहीं लिखा, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में दी गई हैं। तो यू प्लीज टेल मी, मैं अब आपको यह समझा रहा हूं कि कंपाउंड एनालिसिस में तुमको मिला क्या, समझाओ। तो आप कहेंगे सर कंपाउंड एनालिसिस में मुझे क्या मिला? जैसे मान लीजिए प्रोटीन मिला, जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट मिला, जैसे मान लीजिए मुझे फैट मिला, जैसे मान लीजिए मुझे न्यूक्लिक एसिड मिला। एलिमेंटल एनालिसिस में आप कहेंगे सर जैसे मान लीजिए आपको कैल्शियम मिला, आपको फास्फोरस मिला, आपको मान लीजिए मैग्नीशियम मिला, आपको सोडियम मिला। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को कहां मिली? एलिमेंटल एनालिसिस में। अब ये कौन सा साइंटिस्ट है, ये कौन सी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें ये सब चल रहा है? रिपीट करिए, मैं ये कह रहा हूं कि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स और बिहेवियरल रिस्पॉन्स को समझने के लिए मुझे ब्रांच का सहारा लेना पड़ा, दैट इज अ फिजिको-केमिकल प्रोसेस या अप्रोच। हम इसमें करेंगे क्या? तो आप कह रहे हैं सर सेल फ्री सिस्टम बनाइए और फिर आप डिस्क्राइब करिए वेरियस प्रोसेस इन मॉलिक्यूलर टर्म। हो सकता है आपको कंपाउंड एनालिसिस लेना पड़े या आपको क्या लेना पड़े? एलिमेंटल एनालिसिस लेना पड़े। अब देखिए कंपाउंड एनालिसिस में आपके सामने ये चीजें आ गई, एलिमेंटल एनालिसिस में आपके सामने ये चीजें आ गई। अब अगला क्वेश्चन ये है कि ये रिवील कर दिया हमने कि इतनी सारी चीजें आपकी लिविंग सिस्टम के अंदर प्रेजेंट हैं। तो ये बताओ, ये सब चीजें, ये देखिए ये सारी चीजें और ये सारी चीजें, ये बताओ कहां पर प्रेजेंट है? तो आपने बोला सर ये हैं एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। बताइए ये काम किसने किया? तो आपने बोला सर ये काम एक रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट ने किया। कौन सी ब्रांच में किया? द रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। अब मैं आपसे एक नेक्स्ट स्टेज पूछता हूं। देखो यहां पर बड़े ध्यान से समझना भाई, बहुत मुसीबतें हैं इसमें, ट्रस्ट मी। तो इसका मतलब अब यहां के बाद अब मैं आपको यहां लेके आ रहा हूं, जरा ध्यान से। अब अगली चीज देखिए, अब अगली चीज क्या है? वो अगली चीज ये है कि अब नेक्स्ट स्टेज बताइए। तो मैंने क्या पूछा? अब नेक्स्ट स्टेज ये है, ध्यान से देखना। अब नेक्स्ट स्टेज ये है कि मेरे सामने अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे और वो क्वेश्चन क्या है? देखिए पहला क्वेश्चन आपके सर पे आने वाला और वो ये है कि व्हाट आर दीज कंपाउंड्स डूइंग इनसाइड द सेल। पहला क्वेश्चन समझना, पहले लिखना मत, अभी रुक जाना पहले। तो मैं ये कह रहा हूं कि व्हाट आर दीज कंपाउंड्स आर डूइंग इनसाइड द सेल। पहले आप मुझे ये बताइए कि ये जितने भी कंपाउंड तुमने इधर पढ़े, लाइक प्रोटीन हुआ, कार्ब हुआ, फैट हुआ, न्यूक्लिक एसिड हुआ, ये सेल के अंदर कर क्या रहे हैं? पहला सवाल। आपकी एनसीईआरटी आपको दूसरा सवाल पूछती है, माइंड माय वर्ड्स। उसने एक सवाल आपके सामने और रखा, वो क्या है? व्हाट वे दे आर कैरी आउट। ध्यान से देखिए, ये कह रहा है व्हाट वे दे आर carry out such physiological process जैसे डाइजेशन, जैसे एक्सक्रीशन, ETC। पहला सवाल क्या है कि सर ये मॉलिक्यूल सेल के अंदर कर क्या रहे हैं? दूसरा सवाल क्या है कि अगर ये है अंदर तो फिर ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को चला कैसे रहे हैं? और तीसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लिविंग प्रोसेस या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तीसरा क्वेश्चन। इन अनदर वर्ड्स तुम ये भी कह सकते हो, अनदर वर्ड्स, कि व्हाट आर या व्हाट इज द बेसिस ऑफ what is the basis of physiological process या molecular, what is the molecular basis of, ऐसे ज्यादा बेटर रहेगा, what is the molecular basis of physiological process। तो
आपकी बॉडी में जितनी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चल रही हैं उनका मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, कैसे चल रही हैं? अच्छा सवाल है, क्यों चल रही हैं? क्योंकि साइंस के स्टूडेंट को जब तक तुम चीजों को व्हाट से हट के वाई में और हाउ में नहीं सोचोगे तब तक तुम्हारा कल्याण ना हो पाएगा बेटा, बता रहे हैं तुमको। अब तुम्हारी एनसीईआरटी एक लाइन और कहती है और ये आंसर है। उसने ये कहा कि एक्चुअली इन सब चीजों को समझने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो उसने ये कहा कि वी अप्लाई। अब ध्यान से देख लेना मैं क्या कह रहा हूं, आंसर देखिए क्या दिया आपकी एनसीईआरटी ने। मैं नहीं दे रहा आंसर, एनसीईआरटी इज गिविंग द आंसर। क्या कि वी अप्लाई, देखो ध्यान से देख लेना क्या मैं वर्ड बोल रहा हूं। वी अप्लाई द टेक्निक ऑफ, वी अप्लाई द टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टू अंडरस्टैंड बायोलॉजी। अब आई बात समझ में आप लोगों को? इसका मतलब इतनी देर से मैं जो तुम लोगों को ये स्टोरी सुना रहा था, कंपाउंड एनालिसिस हुआ, कंपाउंड एनालिसिस में पता चला कि वो कह रहा है अरे सर मुझे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल दिखाई पड़ गए। वो कह रहा है ये मॉलिक्यूल कहां है सर? लिविंग सेल के अंदर प्रेजेंट है। पर मेरा सवाल ये है, मेरे तीन सवाल हैं। पहला क्या है कि ये मॉलिक्यूल सेल के अंदर कर क्या रहे हैं। दूसरा सवाल ये है अगर कर रहे हैं तो कर कैसे रहे हैं। और तीसरा, किसी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, वो चीजें कैसे चल पा रही हैं। तो अब इन सब चीजों को मुझे अगर आपको समझाना पड़े तो मुझे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की टेक्निक को क्या करना पड़ेगा, अमलगमेट करना पड़ेगा। तब कहीं जाके आप क्या समझ पाएंगे, बायोलॉजी को समझ पाएंगे। आई होप अब आपको बात समझ में आ रही है मोटी मोटी। अब आप मुझसे देखो ये कह सकते हैं, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए, नो डाउट। अब देखो ध्यान से देखना, अब मैं आपको यहां लेके आ रहा हूं वापस से और मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया। ये देखिए, ये कह रहा है कि द अप्रोच इज एस्टेब्लिश्ड बाय द एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू, एलिमेंट और कंपाउंड के लिए। ये क्या बताएगी? इट विल टेल अस व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन द नेक्स्ट स्टेज वन कैन आस्क द क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन क्या है? देखो इसने क्या बोला, वो क्वेश्चन क्या है, पहले जरा क्वेश्चन देखिए। उसने कहा सर व्हाट आर दीज कंपाउंड्स डूइंग इनसाइड द सेल। पहला क्वेश्चन, ये सारे के सारे कंपाउंड एलिमेंट सेल के अंदर कर क्या रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या आया कि व्हाट द वे दे कैरी आउट द ग्रॉस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस लाइक डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मेमोरी, डिफेंस, रिकॉग्निशन एटसेट्रा। वो तरीका क्या है, ये कैसे कर पा रहे हैं, वो बताइए आप। और तीसरे नंबर पे इसने ये बोला है कि अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो मैं ये जानना चाहता हूं कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ ऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। आप मुझे बस ये समझा दीजिए कि इन सभी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के पीछे एक मॉलिक्यूलर बेस क्या है। क्या उनके पीछे कोई मॉलिक्यूल है? मैंने सांस ले ली, मैंने खाना खा लिया, मैंने एक्सक्रीशन कर दिया, मैंने इंजेक्शन कर दिया, तो ये सब फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के पीछे क्या कोई मेटाबॉलिक या फिर कोई मॉलिक्यूलर बेसिस है? यस और नो? तो मैंने कहा है, हाँ है। देखो अब आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि, अब ये कह रही है कहां गया, यस। तो ये कह रहा है दिस, ये देखिए कहां गया, यस यहां से देखिए, इट कैन आल्सो एक्सप्लेन द एबनॉर्मल प्रोसेस दैट अकर ड्यूरिंग एनी डिसीज्ड कंडीशन। जब आप बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर यही तो कहता है कि देयर इज अ प्रॉब्लम इनसाइड योर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। आप सांस नहीं ले पा रहे, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी कमजोर हो गई है, तो कहीं ना कहीं इन मॉलिक्यूल में ही तो कुछ ना कुछ झोल आ गया है, कोई दिक्कत आ गई है। आगे देखिए, ये कह रहा है दिस physicochemical approach to study the understand living organisms is called reductionist biology। तो इन फिजिको-केमिकल प्रोसेस को समझने के लिए मुझे साइंस की कौन सी ब्रांच पकड़नी पड़ गई? आंसर विल बी सर रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। और ध्यान से देखिए, द कंसेप्ट एंड टेक्निक, देखो कहां गया, द कंसेप्ट एंड टेक्निक ऑफ, देखो किस किस की, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर अप्लाइड टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजी। मैं ये समझा रहा हूं कि अब अगर तुम्हें बायोलॉजी को ठीक से समझना है तो तुम्हें फिजिक्स की और केमिस्ट्री की कुछ टेक्निक्स को अमलगमेट करना पड़ जाएगा। आप फिजिक्स की कुछ चीजें पढ़ते हैं, केमिस्ट्री की कुछ चीजें पढ़ते हैं, उनकी टेक्निक लेके आते हैं, उनको अमलगमेट करते हैं और फाइनली आप समझते हैं ओके दिस इज द फिनोमेनन ऑफ बायोलॉजी। फिर आप क्या बोलते हैं, अरे सर
मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स की क्या जरूरत है? अरे भाई फिजिक्स आप जैसे आई एम सॉरी, फिजिक्स गधों को डॉक्टर बनने से रोकती है। आप समझिए फिजिक्स अच्छा नहीं है आपका, इसका मतलब आप डॉक्टर नहीं बनेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, योर एनसीईआरटी इज सेइंग इसका मतलब फिजिक्स आपकी अच्छी नहीं है, केमिस्ट्री आपकी अच्छी नहीं है, यू आर नॉट कैपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजी। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बिल्कुल समझा सकता हूं। मैं आपको जब बायोमोलिक्यूल पढ़ाना शुरू करूंगा एंड कंटिन्यूअसली आई एम टॉकिंग अबाउट द एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, क्यों? केमिस्ट्री है। अमीनो एसिड में 5 बॉन्ड, साई बॉन्ड, आप देखिए पेप्टाइड बॉन्ड, आप देखिए कोवलेंट बॉन्ड, क्यों? केमिस्ट्री है। लेकिन वो केमिस्ट्री है, समझ में आता है, लेकिन आपके अंदर ब्लड, और ब्लड के अंदर मुझे जनरेट करना पड़ेगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ताकि मॉलिक्यूल्स का अननेसेसरी मूवमेंट ना हो। पता चले कि पॉजिटिव की तरफ भाग रहा है, निगेटिव मुझे चीजों में या अमीनो एसिड्स में मुझे ज़्विटर आयन बना के रखने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें फिजिक्स से रिलेटेड हैं, आप पढ़ेंगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, इनकी टेक्निक आपको पढ़नी पड़ती है। ये दोनों ब्रांच जो साइंस की है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, अगर इनकी टेक्निक को मैं ऐड ना करूं, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इवन अ सिंगल कांसेप्ट ऑफ बायोलॉजी। आई होप एक पैराग्राफ आपके सामने मैंने कवर कर दिया है, आपको पूरी बात समझ में आ गई है कि इस पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या है। भाई समझ में आपको एक क्वेश्चन निकालिए। तो आज मैंने सिर्फ एक पैराग्राफ स्टडी किया है, मैं पैराग्राफ टू पैराग्राफ ही चल रहा हूं। अब मान लीजिए कोई 2 पैराग्राफ हैं, छोटे हैं, तो तुरंत मैंने उनको एक ही लेक्चर में उठा लिया, ऐसा भी मैं कर सकता हूं। जैसे इसके बाद एक पैराग्राफ देखो और है, और ये पैराग्राफ आपको समझना पड़ेगा। 2 पैराग्राफ आज हम लोग उठा लेंगे, तो 2 पैराग्राफ सफिशिएंट होंगे आज के लेक्चर के लिए। अब इन्हें देखिए, ये है साइंटिस्ट, नाम क्या है इनका? जीएन रामाचंद्रन, गोपाल मंदुरम नारायण रामाचंद्रन, मतलब कुछ ऐसा करके नाम है, केरला में पैदा हुए थे ये। तो मुझे पूरा फुल फॉर्म याद नहीं, आई एम सो सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया है तो मुझे फुल फॉर्म याद नहीं आ रही है, लेकिन हाँ रामाचंद्रन, आप रामाचंद्रन प्लॉट पढ़ते हैं। देखिए, डू नॉट गेट कंफ्यूज विद रमन इफेक्ट। रामाचंद्रन प्लॉट को रमन इफेक्ट से, जो वो स्कैटर्ड नहीं दिया था रमन इफेक्ट फिजिक्स में, तो वो अलग साइंटिस्ट है, ये उनके स्टूडेंट हैं। आपको समझ आया मैंने क्या बोला? रमन सर के स्टूडेंट हैं रामाचंद्रन सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हुआ ये है कि रामाचंद्रन सर जब कहां गए थे? कैम्ब्रिज। तो रामाचंद्रन मेट लिनस पॉलिंग। रामाचंद्रन सर किससे मिले? लिनस पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट से मिले। और जानते हैं आप लोग, लिनस पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट ने एक्चुअली बॉन्ड्स पे बात की थी। इस बंदे ने अल्फा हेलिक्स, आप पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल में, ऐसे ऐसे घूमता अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट के स्ट्रक्चर डिजाइन किए थे। और इनसे, मतलब लिनस पॉलिंग से, ये रामाचंद्रन इतने इंस्पायर हो गए, देखो लिखा हुआ है कि दैट डायरेक्टेड, इतने इंस्पायर हो गए, इनकी थियरी से इंस्पायर हुए, इन्होंने फिर कोलेजन प्रोटीन का ट्रिपल हेलिक्स मॉडल डिपिक्ट कर दिया। तो लिखा है, देखो एनसीईआरटी में लिखा है कि जीएन रामाचंद्रन एक आउटस्टैंडिंग फिगर है फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन किस चीज का बना होता है? आप कहेंगे सर अमीनो एसिड्स का। अमीनो एसिड्स के अंदर बीच में एक अल्फा कार्बन होता है, आपको समझाऊंगा मैं बड़े आराम से। उसमें 5 बॉन्ड है, उसमें साई बॉन्ड है, तो वो कन्फर्मेशनल चेंज कैसे करेगा? कौन उसका 3D स्ट्रक्चर क्या होगा? इस चीज को एक्चुअली रामाचंद्रन प्लॉट बनाया। देखिए, इसने कहा ना कि इट वाज द फाउंडर ऑफ द मद्रास स्कूल। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज और आपको समझा दूं, ये मद्रास स्कूल क्या है? क्या ये कहीं फिजिकली रखा हुआ है या कहीं ये फिजिकली प्रेजेंट? आपको ऐसा लगता है? आप मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताना। क्या मद्रास स्कूल मद्रास में प्रेजेंट है? क्या वहां पर ये फिजिकली प्रेजेंट है? वहां जाकर तुम लोग फोटो वोटो खिंचा के आ सकते हो, वहां पे प्रिंसिपल सर बैठे होंगे, टीचर बैठे होंगे, ऐसा है? या ये कुछ और ही मुद्दा है? मद्रास स्कूल, आप मुझे कमेंट में बताना, फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगा एक एक बच्चे को कि हाँ तुमने सही बोला या गलत। ठीक है, ये मुझे फिजिक्स वाले वीएन सर ने समझाया है, विनोद दीक्षित सर, द लेजेंड टीचर ऑफ फिजिक्स। आइए, ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर। तो रामाचंद्रन सर को जो ख्याति मिली वो क्या, कि इन्होंने बायोपॉलीमर का क्या दिया? कन्फर्मेशनल चेंजेस। अब बायोपॉलीमर क्या होता है? अरे प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स, बायोपॉलीमर है ना, तो लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या है? बायोपॉलीमर है।
तो इनकी कन्फर्मेशनल चेंज या कन्फर्मेशनल शेप एनालिसिस किया और देखो इन्होंने क्या किया, हिज डिस्कवरी इज द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, पब्लिश हुई थी नेचर में 1954 में, और एनालिसिस अलाउड कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन, दो द यूज ऑफ रामाचंद्रन प्लांट रैंक अमंग द मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द बायोलॉजी। इसका मतलब कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर का 3D स्ट्रक्चर कैसा होगा, अगर उसको एक हम प्लेट पे रखें तो कौन सा बॉन्ड कितना मूव कर जाएगा, उसका कंफर्मेशन चेंज कैसे आएगा। आपने पढ़ा है ना, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो एंजाइम की एक कंफर्मेशनल चेंज होती है, वो अपने अंदर कुछ डिवाइसेस बनाता है, तो वो कैसे बनाएगा, अरे बॉन्ड का रोटेशन ही तो देखेंगे आप। तो उन बॉन्ड के रोटेशन को स्टडी करने के लिए यहां पर क्या दिया गया था, द रामाचंद्रन प्लॉट। उन प्लॉट पर दरअसल ये अमीनो एसिड के साई और फाई बॉन्ड एक्चुअली रोटेट करते हैं, हम उसको स्टडी करते हैं। अरे ये बात समझो, मोटी मोटी बात समझो। आगे देखिए, ही वाज बोर्न अक्टूबर 8 1922 में, और डेथ कब हुई है देखिए 2001 में, 78 के आसपास इनकी एज रही। और आगे देखिए, ही इज द फादर ऑफ प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, सॉरी हिज फादर, इनके पिताजी जो थे ये प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एट कहां पर थे, लोकल कॉलेज था। दस हैड कंसीडरेबल इन्फ्लुएंस इन द शेपिंग ऑफ रामाचंद्रन इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में देखिए रामाचंद्रन प्लॉट में इन्फ्लुएंस हुए। आगे देखिए, ये कह रहा कंप्लीट किया 1942 में, क्या हुए, ग्रेजुएट हुए, और बीएससी ऑनर है किसमें, फिजिक्स में, कोर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। अब ये यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास अलग चीज है, मद्रास स्कूल अलग चीज है, मैंने तभी बोला था, नीचे कमेंट करके बताना, फिर मैं देखूंगा कि कितने बच्चे लीन सर से सहमत हैं। आगे देखिए, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इनको कौन मिल गए, लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग जो डीपली इन्फ्लुएंस हिज पब्लिकेशन ऑन किस पे, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर पे, बीटा शीट स्ट्रक्चर पे, और इनको डायरेक्शन मिली कि लाओ अब कुछ और किया जाए। तो इन्होंने क्या दिया, कोलेजन प्रोटीन का ट्रिपल हेलिक्स मॉडल डिपिक्ट कर दिया। ये है रामाचंद्रन सर, ह्यूज रिस्पेक्ट, ध्यान से देख लीजिए। तो इनके बारे में मैंने आपको मोटी मोटी बात बता दी है, ये बात आपको समझ में आ गई है। अब सवाल आता है सर अब क्या, तो अब मैं इस लेक्चर को यहीं रोक रहा हूं क्योंकि 2 पैराग्राफ मैंने कवर कर दिए। मैं एक्चुअली पैराग्राफ टू पैराग्राफ ही लेक्चर कवर करूंगा। मान लो छोटे पैराग्राफ है तो 3 उठा लिए, बड़े हैं तो 2 उठा लिए, बस इतना करूंगा। तो पैराग्राफ टू पैराग्राफ चलते हैं, ये आपके बहुत काम आएगा। तो जब तक के लिए या तब तक के लिए शुक्रिया, मुझे इतनी शिद्दत के साथ सुनने के लिए। आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं तो प्लीज नीचे आप डाल दीजिए, मैं उसको बिल्कुल सुनूंगा। मिलते हैं आपको इन द नेक्स्ट प्रीसीडिंग क्लास।